हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के मैथ के क्वेश्चंस हैं, उनका एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में। जो आपके 20 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ था, उसके शिफ्ट फर्स्ट के सारे क्वेश्चन हैं ये। तो हम इस वीडियो में इनको देखने वाले हैं। सारे 20 क्वेश्चन हैं, उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो है सरलीकरण का क्वेश्चन दे रखा है। 41 इंटू 4 का 36 भागे 2 का 96 भागे 24। इसकी वैल्यू बतानी है, यानी मान बताना है आपको। तो सरलीकरण का सवाल है ये। हमें पता है सरलीकरण का जो सवाल होता है उसमें एक रूल काम करता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, बॉड मास। बॉड मास का नियम जो होता है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो समझ लेते हैं बॉड मास होता क्या है, एकदम बेसिक समझेंगे हम सारी चीजें। बॉड मास, BODMAS। बॉड मास का रूल ये होता है कि जो ये क्रम दे रखा है ना, BODMAS, इसी क्रम में हमको सॉल्व करना होता है। सरलीकरण का जो सवाल होता है, बी से होता है आपका ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। एक होता है लाइन ब्रैकेट, एक होता है छोटा ब्रैकेट, फिर होता है मंझला, फिर होता है कौन सा आपका, बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम? लाइन ब्रैकेट अगर दे रखा है तो। फिर उसके बाद छोटा वाला, फिर मंझला वाला, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अच्छा, और फिर ये ओ है, तो ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। ठीक है, इसके लिए हम जो गुणा है, मल्टीपल है, इसका यूज करते हैं। तो ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व करते हैं? का वाला जो रिलेशन है या का वाला जो पेयर है, जोड़ा है, उसको सॉल्व करते हैं। वो का की जगह हम क्या यूज करते हैं? गुणा यूज करते हैं। फिर डी से डिवाइडेंस है, डिवीजन है। डिवीजन का क्या होता है? भाग होता है। एम से मल्टीपल यानी फिर गुणा को सॉल्व करते हैं। फिर ऐड यानी जोड़ को सॉल्व करते हैं। फिर सब्सट्रैक्ट मतलब घटाने को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्रम होता है बॉड मास का। सबसे पहले ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, या फिर लाइन ब्रैकेट है तो लाइन ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर का वाले को, फिर भाग वाले को, फिर गुणा वाले को, प्लस वाले को, माइनस वाले को। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या सिंबल दे रखे हैं हमारे इस वाले सवाल में। देखिए इस वाले सवाल में जो है आपका बड़ा वाला ब्रैकेट दे रखा है। यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट के, जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसके अंदर फिर मंझला ब्रैकेट है। फिर इसके अंदर देख रहे हो आप छोटा वाला ब्रैकेट है, ये छोटा वाला ब्रैकेट दे रखा है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो बाकी को एज इट इज उतार लेंगे हम यहाँ पे। जैसे बाकी है आपका, बड़े वाले ब्रैकेट में है 41 इंटू, मझले ब्रैकेट में है 4 का 36 भागे, अब छोटा ब्रैकेट है। देखो छोटे ब्रैकेट में दे रखा है आपका, का दे रखा है और भाग दे रखा है। यहाँ पे दो सिंबल है, एक भाग है और एक का है। तो इनमें से सबसे पहले किसको हल करेंगे, का वाले को या भाग वाले को? तो हमें पता है सबसे पहले किसको हल करेंगे। का मतलब क्या है? ऑफ, यानी ओ वाले को पहले हल करेंगे, भाग वाले को बाद में करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ओ वाला जो है ऊपर है, भाग वाला नीचे है। तो जो ऊपर है उसको पहले हल करेंगे, यानी का वाले को। तो का मतलब यहाँ पे क्या होगा? गुणा होगा। तो 96 में 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2 छक्का 12, 2 नम 18 और 1 19, यानी 192। फिर भागे कितना है? 24। छोटा कोष्ठक बंद, फिर ये सारे ब्रैकेट बंद हो जाएंगे। फिर यहाँ नीचे ऐसे ही उतारेंगे हम इसको। 41 इंटू 4 का 36 भागे, ब्रैकेट में अब 192 में 24 से भाग देंगे। तो 24 से भाग देंगे हम 192 में, तो 192 बटे 24। तो 12 से काटेंगे, 12 दूना 24, 12 से ये कटेगा, 12 एकम 12, 7 72, 12 छक 72। फिर 2 से कटेगा ये 8 बार में, यानी 8 आ जाएगा। 192 में 24 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी भाग? 8 बार जाएगी। तो इस छोटे वाले ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट बंद। अब आप देख पा रहे हो छोटा वाला जो ब्रैकेट है ये, इसके अंदर अब कोई सिंबल नहीं है, बस एक ही संख्या है, यानी 8 है। तो इस वाले छोटे वाले ब्रैकेट को हम बोलेंगे कि ये सॉल्व हो गया है। तो इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से। तो छोटे वाले ब्रैकेट को हटा देंगे। अब आपका बचा कौन सा? मझला ब्रैकेट। देखो 4, मझले ब्रैकेट में क्या है? 4 का 36 भागे 8। ये आपको हल करना है अभी। तो बाकी जो है वो ऐसे उतार लेंगे हम। 41 इंटू, अब इस वाले को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे का दे रखा है और भाग दे रखा है, तो फिर यहाँ पे का वाले को ही पहले हल करेंगे। तो का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? का मतलब होता है गुणा। तो 4 का गुणा 36 में करेंगे, कितना आएगा? 4 छक, सॉरी, 4 छक 24, 4 तिया 12 और 2 14, फिर भागे 8। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा यहाँ पे। फिर 41 इंटू, अब देखो 144 में भाग देनी है किससे?
144 में भाग देनी है किससे, 8 से। तो मझले वाले ब्रैकेट में जो है 144 भागे 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 8 एकम 8 और अट्ठे 18, अट्ठे से 44 होता है यानी 18 आएगा, इसमें आएगा 18, ये ब्रैकेट बंद। आप देख पा रहे हो अब ये छोटा वाला जो ब्रैकेट है, ये छोटा वाला जो ब्रैकेट है इसमें एक ही संख्या बची है 18, तो इसको भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे यहाँ से क्योंकि कोई सिंबल है नहीं अब इसमें। तो अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट है ये सॉल्व सॉल्व करेंगे, 41 इंटू 18, तो कितना आएगा ये, 18 में 41 से गुणा करेंगे, 18 एकम 18 और फिर 18 चौक 72, 72 और एक 73 यानी 738 आएगा इसका। तो 738 जो है इस सरलीकरण का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है ये आपका सही होगा, 738। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 7200 रुपये हैं, उसको पी क्यू और आर इसके बीच में बांटा गया है, 1/2 अनुपाते 4 अनुपाते 3/2 के अनुपात में बांटा जा रहा है इसको। तो पूछा है आपसे आर का हिस्सा क्या होगा, क्या पूछा है आपसे, आर का हिस्सा यानी आर को कितना मिला। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे, देखो 3 है, एक है पी, फिर है क्यू, फिर है आर। तो पी क्यू आर इनका जो अनुपात है वो कितना कितना है, इसको 1/2 और इसको 4 और इसको कितना मिला 3/2, इस अनुपात में मतलब बांटा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो अनुपात है वो फ्रैक्शन में है, तो जब भी अनुपात फ्रैक्शन में होता है तो हम इसे क्या करते हैं, एकदम मतलब फ्रैक्शन को हटाने के लिए जो हर है उसका एलसीएम लेते हैं और उतने से गुणा कर देते हैं, तो ये क्या होता है, भिन्न से हट जाता है और एक सिंपल सी जो संख्या है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/2 है, 1/2 है ये, और यहाँ पे 3/2 है, तो 2 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 2 ही होगा। तो हम तीनों में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब तीनों में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे और इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 चौक 8 हो जाएगा और ये भी क्या करेगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यानी ये होगा 1, ये होगा 8 और ये कितना होगा 3। यहाँ पे लिख देते हैं 3। तो यानी हम ये कह सकते हैं जो अनुपात है ये हो गया 1 संबंधी 8 संबंधी 3 का अनुपात हो गया। अब अनुपात है इसको हमको संख्या में बदलना है तो किसी चर राशि से गुणा कर देंगे, तो हम x से अगर गुणा कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8x और ये कितना हो जाएगा 3x, यानी p की वैल्यू आ गई x, q आ गया 8x और r आ गया 3x। तो टोटल पैसा कितना है, टोटल दे रखा है 7200, तो संख्या में 7200 है लेकिन इनको जोड़ेंगे तो टोटल ये भी होगा, तो ये टोटल किसके बराबर है, 7200 के बराबर है। तो एक्स 8x 9x और 3 12x यानी ये हो जाएगा 12x, 12x की वैल्यू कितनी है 7200 रुपये। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 छक 72 यानी x का मान आ जाएगा 600। x का मान कितना आ गया 600, लेकिन पूछा क्या है हमसे, पूछा है कि r को कितना मिल रहा था, पूछा है r को कितना, तो r को जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 3x, कितना मिल रहा है r को 3x। तो x का मान 7200, तो 3x का मान कितना होगा, सॉरी x का मान कितना है 600 है, 3x का मान कितना होगा 3 इंटू 600 यानी r की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 1800, यानी r को कितना मिलेगा 6×3 1800 रुपये r को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका सही होगा 1800 रुपये। अगला क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है कि रोहित जो है 2320 रुपये 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 रुपये खर्च करता है और इसको वो 2400 रुपये में बेचता है, तो हानि प्रतिशत बताइए। देखो सिंपल सवाल है, 2320 में उसने खरीदा, 180 रुपये उसने उस पर खर्च किए, यानी टोटल कितने का बल्ला उसको पड़ा 2400, और यानी 2500 रुपये का उसको बल्ला पड़ा, बल्ला कितने का पड़ा 2500, यानी क्रय मूल्य कितना था उसका 2500, ये कह सकते हो। फिर 2500 की वस्तु को बेच रहा कितने में है, तो 2400 में बेच रहा है। ठीक है,
तो इस पे 2500 की जो वस्तु है उसको बेच रहा है कितने में, 2400 में। तो जो हानि हो रही है, हानि हो रही है कितने की हो रही है, 100 रुपए की। लेकिन हानि नहीं पूछा है, क्या पूछा है आपसे, हानि प्रतिशत। तो हानि या लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य कितना है 2500। तो 100 रुपए की हानि हो रही है 2500 पे इंटू 100। तो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, फिर 25 से कटेगा 4 बार में, यानी हानि जो हुई उसको वो कितनी हुई, 4% की उसको हानि हुई। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो इसका सही होगा, 4% की उसको हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक आयत है उसकी लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए और क्षेत्रफल जो है वो आपको समान रखना है, यानी क्षेत्रफल बदलना नहीं है, तो इसके लिए जो चौड़ाई है उसमें कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए। यानी ये बोल रहा है कोई आयत है, मान लो ये, इसकी जो ये लंबाई है, आयत क्या होता है, आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो और इसकी जो लंबाई है इसमें अगर मान लो 14.28% की हम वृद्धि कर दें, तो ये चौड़ाई है, इसको कितना कम करना पड़ेगा कि जो क्षेत्रफल है वो क्या हो आपका एक जैसा हो, यानी क्षेत्रफल आपका ना बदले। तो देखिए ऐसे सवालों को लगाने के लिए अगर यहाँ पे ये जो डाटा है ना 14.28 दे रखा है, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। अगर डाटा सिंपल सा होता 14%, 15%, 20% या 10, 5% ऐसे करके होता तो थोड़ा आसान होता। तो यहाँ पे ये जो 14.28 है थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि जो आयत है उसकी लंबाई हमने मान ली कितनी, 100 मीटर, सेंटीमीटर जो भी है, यहाँ पे दे नहीं रखा मीटर सेंटीमीटर, इसलिए लंबाई सिर्फ मानते हैं 100। और जो चौड़ाई है वो भी कितनी होगी, 100। तो अगर पहले जो आयत था उसकी लंबाई चौड़ाई 100 थी, तो क्षेत्रफल कितना रहा होगा, लंबाई क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यानी 100 गुणे 100 करोगे तो 10,000 हो जाएगा, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग इकाई जो भी बोलो। तो जो क्षेत्रफल है वो आपका हो जाएगा, चलो हम वर्ग इकाई ले लेते हैं इसको, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10,000 वर्ग इकाई, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो लंबाई है वो 100 थी, लेकिन अब 14.28% बढ़ा दी गई। तो अब जो नई लंबाई हो जाएगी, जो नई लंबाई हो जाएगी आयत की, वो कितनी हो जाएगी, 114.28, क्योंकि 100 का 14.28 बढ़ाओगे तो 14.28 ही होगा, तो उसको इसमें ऐड करोगे फिर 14.28 हो जाएगा। तो नई लंबाई होगी। अब ये पूछ रहा है कि जो चौड़ाई है उसको कितना कम कर दें। तो जो नई चौड़ाई है उसको हम कुछ मान लेते हैं, हमने मान लिया वो कितनी है, x है। नई चौड़ाई कितनी है, x है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू कैसे भी करके निकाल लेंगे, फिर 100 में से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 100 में से जो घटाएंगे जो आएगा उतने परसेंट की उसमें क्या होगी, कमी होगी। तो नई लंबाई 14.28 है और नई चौड़ाई कितनी है, x है। तो जो नया क्षेत्रफल है, नया, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, जो नया क्षेत्रफल है वो कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 114.28, चौड़ाई कितनी है x है। तो नया क्षेत्रफल कितना होगा, 114.28 एक्स वर्ग इकाई, ठीक है, कितना होगा, वर्ग इकाई, ठीक है। तो नया क्षेत्रफल आपका हो गया 114.28 एक्स वर्ग इकाई, और पुराना वाला जो क्षेत्रफल था वो कितना हो गया आपका, हाँ, ये 10,000 वर्ग इकाई। अब ये बोल रहा है कि जो नया वाला क्षेत्रफल है और पुराना वाला जो क्षेत्रफल है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 10,000 बराबर कितना है, 114.2 सॉरी 114.28 है ना, 28 x, ये वैल्यू इसके बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 10,000 बटे में 114.28, 100 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये 10,000 तो पहले से है, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 114.28। फिर इसको जब इससे डिवाइड करेंगे ना तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 87.50 करके, कितना आएगा 87.50 करके आएगा ये, इसको जब डिवाइड करेंगे हम इससे। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 87.50, और पहले कितनी थी, चौड़ाई 100 थी, अब कितनी आ गई 87.50। तो कितनी कम हो गई, तो 100 में से जब 87.50 आप घटाओगे, 100
माइनस 87.50, नहीं ऐसे 100 है, इसमें से घटाओगे 87.50 तो 88 का 2 यानी 12.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.5, 12.5% आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये सही होगा, 12.5%। देखो सवाल समझ में नहीं आया तो फिर से देख लेते हैं। हमने जो लंबाई है वो मान ली थी कितनी? 100, ठीक है, चौड़ाई मान ली 100, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 10,000 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो लंबाई है उसमें 14.28% की वृद्धि कर दी, तो नई जो लंबाई है वो कितनी हो गई? 14.28। चौड़ाई मान ली हमने, नई वाली क्या? x मान ली, तो नया वाला जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो नया वाला जो क्षेत्रफल आ गया लंबाई गुणे चौड़ाई हमने की, तो नया वाला क्षेत्रफल आ गया हमारा 114.28x। अब ये बोल रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो बदला नहीं है, तो 10,000 और ये नया वाला क्षेत्रफल और पुराना वाला क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। तो पुराना वाला क्षेत्रफल था 10,000, नया वाला क्षेत्रफल है 114.28x, तो ये दोनों आपस में हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। यहाँ पे पक्षांतर किया हमने, x की वैल्यू निकाली, तो काटने पीटने में x की जो वैल्यू आई है वो आई है कितनी? 87.50, यानी 87.5 आ गई। तो x की वैल्यू 87.5 आ गई, तो नया वाली अब x क्या है? नई चौड़ाई है, नई वाली यहाँ पे लिख रखा है, नई चौड़ाई है x, तो x क्या है? 87, 87.5 आ गई, और पहले क्या थी? 100 थी, तो 100 से 87.5 माइनस करेंगे, यानी कितना कम हुआ? तो 12.5 ही कम हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही होगा, यानी 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 44 आम हैं, 121 केले हैं, 11 सेब हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस तरह व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक जो पंक्ति है उसमें समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, यानी पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? देखो ये बोल रहा है यहाँ पे कुछ आम है, फिर केले हैं, फिर क्या है आपके? सेब हैं, ठीक है। आम कितने हैं? 44। केले कितने हैं? 121। सेब कितने हैं? 11 हैं। अब ये बोल रहा है कि इनको कुछ पंक्तियों में अरेंज करना है, ऐसे कुछ मान लो कुछ पंक्तियां हैं उनमें अरेंज करना है, और ये बोल रहा है कि हर पंक्ति में बराबर बराबर आने चाहिए। मान लो 10 इसमें है तो 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें बराबर आने चाहिए। और एक कंडीशन, जो कंडीशन दो रखी है इसने, पहली कंडीशन हर पंक्ति में बराबर फल आने चाहिए प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि एक पंक्ति में, अगर एक पंक्ति है कोई, उसमें एक ही प्रकार के फल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक ही प्रकार के फल होने चाहिए, यानी एक पंक्ति में एक ही प्रकार के फल होने चाहिए। ये नहीं कि इस वाली पंक्ति में अगर मान लो आपने आम भी रखा तो इसमें सेब भी ला घुसा दिया, नहीं। आम है तो इस वाली पंक्ति में आम ही होंगे, अगर इसमें सेब है तो सेब ही होंगे, इसमें केले हैं तो केले ही होंगे। तो फिर एक पंक्ति में एक ही प्रकार के फल होने चाहिए और हर पंक्ति में बराबर होने चाहिए। अगर मान लो इसमें 10 रखे हैं तो इस वाली में भी 10 ही रखोगे, इसमें भी, ये नहीं कि इसमें 8 रख दिए इसमें 9 रख दिए, ऐसा कुछ नहीं। तो ये कंडीशन दे रखा है उसने। तो इस सवाल को हम देखते हैं। दो कंडीशन दे रखी है, हर पंक्ति में बराबर मतलब संख्या में फल होने चाहिए और एक पंक्ति में एक ही प्रकार के आपके फल होने चाहिए। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले तो इसका हम एचसीएफ ले लेंगे, क्योंकि एचसीएफ ले लेंगे तो एचसीएफ क्या होता है? बड़ी से बड़ी वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो अगर वो संख्या हमें मिल जाए जो इनसे इनको प्रॉपर डिवाइड कर दे, तो हम ये मान लेंगे कि हर पंक्ति में उतने ही फल रखे जाएंगे। तो 44, 121 और 11 जो है, इसका एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा? 11 आएगा। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि हर पंक्ति में कितने फल आएंगे? 11 फल आएंगे। देखो हर पंक्ति में कितने फल आएंगे? 11 आएंगे। 11 से 11 सेब रख दोगे, फिर 121 केले हैं तो 11 11 करके रखोगे 121, तो 11 पंक्तियों में केले सारे आ जाएंगे। फिर जो आम है 11 11 करके रखोगे 4 पंक्तियों में वो आ जाएंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया हर पंक्ति में कितने फल आएंगे? 11 आएंगे। अब ये पता करना है कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो चाहो तो यहीं से पता कर लो आप पंक्तियों की जो न्यूनतम संख्या है। देखो 11 11 करके रखोगे तो आम को रखने के लिए कितनी पंक्तियों की जरूरत पड़ेगी? 4 पंक्तियों की। केलों को रखने के लिए कितनी पंक्तियों की जरूरत पड़ेगी? 11 11 करके रखोगे तो 11 पंक्तियों की। और सेब रखने के लिए सिर्फ एक पंक्ति में सारे सेब आ जाएंगे 11 रखोगे तो टोटल पंक्तियां कितनी हो गई? तो टोटल हो गई 4 11 15, 15 और एक 16, यानी 16 पंक्तियों में सारे के सारे फल आ जाएंगे। तो कम से कम 16 पंक्तियां तो होनी ही चाहिए आपकी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही होगा, यानी 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
अगला क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज है वार्षिक रूप से, यानी जो ब्याज है वो वार्षिक पर एनम लगती है, एनुअल वार्षिक एनुअल रेट है ब्याज की। तो बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पे रखी गई एक धनराशि 10 वर्ष में क्या होती है, 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वो समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि क्या होगी, स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो सिंपल सवाल है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, ब्याज पे ब्याज होती है और वार्षिक मतलब ले रहा है, तो हम मान लेते हैं वो धन हमारा कितना था, x रुपए था, ठीक है। x रुपए हमारा क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, यानी 2x हो जाता है। कितने साल का समय लेता है, तो ये लेता है 10 वर्ष का समय। तो 10 वर्ष में ये पैसा हमारा दुगुना हो रहा है, तो रेट उसी रेट से, अब ये वाला पैसा अगर मान लो 2x है, अगर हम इसको 10 साल के लिए रख दें, तो 10 साल में दुगुना होने की कैपेसिटी है उस वाली रेट की, तो 10 साल में ये पैसा 2x हमारा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे x जो रुपए था, अब ये कितना हो गया, 4x हो गया, यानी 4 गुना हो गया। तो ये जो x रुपया है ये क्या हुआ, 4x हुआ। तो टाइम कितना लगा इसको, आप देख पा रहे हो 10 साल यहाँ लगा और 10 साल यहाँ लगा, यानी टोटल कितने साल लगा, टोटल इसको लगा 20 साल। तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसका ये सही होगा, यानी उसी रेट से वो पैसा 4 गुना होगा कितने वर्षों में, 20 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रा ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होंगे। तो यहाँ पे दे रहा है अगर कोई छात्रा है उसने 75% अंक प्राप्त किए और दूसरे व्यक्ति को, दूसरा स्टूडेंट है उसको 60% अधिक मिले, तो ये जो इसके 75% है ये ज्यादा है कितने, 30 ज्यादा है, यानी इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस कितना होगा, 15%, और ये नंबर कितने के बराबर है, 30% के बराबर है, यानी 15% 30 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो 1% 2 के बराबर होगा। पूछा है परीक्षा में अधिकतम अंक, क्या पूछा है परीक्षा में, अधिकतम अंक। तो अधिकतम जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो 1% 2 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, 200 के बराबर होगा, यानी जो पेपर था वो कितने का था, 200 नंबर का था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मान ज्ञात करना, सरलीकरण का सवाल है ये भी, तो बॉड मास वाले रूल पे लगेगा, तो पहले समझ चुके हैं हम, तो यहाँ पे डायरेक्ट हल करते हैं इसे। दे रखा है 175 इंटू 72 भागे 24 प्लस 5। तो सबसे पहले भाग वाला हल करेंगे, तो 24 से काटेंगे, 24 से 3 बार में कटेगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो 175 गुणे 3 प्लस 5, ये कोष्टक हो जाएगा आपका बंद, गुणा 20, यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। फिर होगा 175 में 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा और भाग प्लस वाला दे रखा है, सबसे पहले गुणा वाला होगा, तो 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 एक कम 3 और 2 5, फिर प्लस 5 इंटू 20, यहाँ पे भागे 2 भी है, फिर भागे 2, तो 525 और 5 कितना होगा, ये हो जाएगा 530, ये हो जाएगा 530 इंटू 20, ये ब्रैकेट बंद, भागे 2, 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 पचे 10, भागे 2, 2 से काटोगे इसे कितनी बार में कटेगा, 2 पचे 10, 2 तिया 6, यानी 5300, कितना आएगा इसका, 5300 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही होगा, 5300। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि उसने बस 10% काम किया है, उसने पूनम को काम पे रखा जो राखी से 20% अधिक दक्ष है, शेष काम पूरा करने में उन्हें मिलकर, यानी दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो हमें पता है 8 दिन काम किया था राखी ने, ठीक है, तो 10% काम किया, कोई भी काम कितना होता है अपने आप में 100% होता है, तो जब 10% काम अभी राखी ने किया है तो बचा कितना परसेंट होगा, अभी 90% बचा होगा। तो 8 दिन में उसने किया कितना, 10%। अगर मान लो 90% और करती तो कितने दिन में लेती, तो 10% काम 8 दिन में कर रही है, तो यानी 9 गुना काम बचा है, तो 9 गुना काम अभी 72 दिन और लेती, यानी हम ये कह सकते हैं बचा हुआ जो काम है उसको राखी कितने दिनों में करेगी, 72 दिन में करेगी, क्योंकि बचे हुए काम को दोनों कर रही हैं, तो हमने ये कंफर्म कर लिया कि बचे हुए काम को राखी करेगी कितने दिनों में, 72 दिनों में। अब ये बोल रहा है कि जो पूनम है उसने पूनम को भी साथ में ले लिया, पूनम क्या है 20% अधिक दक्ष है,
तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है E1 D1 इक्वल टू E2 D2, ठीक है। E1 क्या है, पहले वाले की कार्यक्षमता है, तो हम मान लेते हैं पहले वाली कार्यक्षमता जो है राखी की जो कार्यक्षमता है वो कितनी है, 10 है। और D1 दिन कितने लेती है, वो 72। देखो हम पता क्या करना चाह रहे हैं, पता ये करना चाह रहे हैं कि राखी अगर उस बचे हुए 90% के काम को, जो 90% काम बचा हुआ है, इस 90% बचे हुए काम को अगर राखी करती है 72 दिन में, तो पूनम कितने दिन में करेगी, हम ये पता करना चाह रहे हैं। पूनम कितने दिन में इस काम को करेगी, हमें ये पता करना है। तो इसके लिए हमें इस वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, E1 D1 इक्वल टू E2 D2। अगर मान लेते हैं, हमने मान लिया अपनी तरफ से राखी 10 की स्पीड से काम करती है, किसकी स्पीड से काम करती है, 10 की स्पीड से, तो उससे 72 दिन लगते हैं, तो E2। अब हमें ये पता है कि जो वो क्या कहते हैं पूनम है वो 20% अधिक स्पीड से काम करेगी, तो राखी जब 10 की स्पीड से कर रही है तो इससे इसके 20 का 20% कितना होगा, 10 का 2 होगा, यानी वो 12 की स्पीड से काम करेगी। तो पूनम 12 की स्पीड से काम करेगी, D2 यानी दिन कितना लगेगा ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम D2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 12 से काटेंगे, 12 छक 72, यानी D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। समझ में आया होगा आपको। तो हमने ये पता कर लिया कि जो 90% काम बचा है उसको अगर राखी करती है 60 दिन, सॉरी राखी करती है 72 दिन में, तो पूनम करेगी कितने दिन में, 60 दिन में। ये तो कंफर्म हो गया, पूनम करेगी 60 दिन में। अब ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में करेंगी, तो दोनों दोनों मिलकर करेंगे, दोनों का एलसीएम होगा 360। तो 72 से 360 जाएगा कितने बार में, 5 बार में जाएगा, और ये करेगी कितने, 6 बार में। यानी दोनों मिलकर करेंगी, जब राखी प्लस पूनम करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 11 यूनिट काम करेंगे, और टोटल काम कितना करना है, 360। तो टोटल उसे समय कितना लगेगा, 360 बटे में 11 दिन उसे टोटल समय लगेगा। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ये सही होगा, यानी 360 बटे 11 दिन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5,175 रुपये है, 25% की छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। यानी किसी वस्तु को अगर हम बेच रहे हैं 5,175, सॉरी 5,175 रुपये में, और ये बोल रहा है 25% की उसको छूट दी गई है, तो 25% की जब छूट दी गई है तो अंकित मूल्य कितना होगा। देखो अंकित मूल्य जो रहा होगा वो मान लेते हैं हम कितना रहा होगा, अंकित मूल्य हमारा रहा होगा 100%, ठीक है। अब इसमें हमने 25% की छूट दे दी, जब 25% की हमने इसमें छूट दे दी तो कितने में बेचा होगा, एसपी कितना परसेंट रहा होगा हमारा, 75%। एसपी 75% रहा होगा, और यही 75% कितने के बराबर है, 5175 रुपये के बराबर है, सवाल में दे रखा है। तो हमें पता है कि 75% 5175 रुपये के बराबर है, तो सॉरी अंकित मूल्य पूछा है तो 100% कितने के बराबर होगा, तो 5175 बटे में 75 इंटू 100। तो 25 से काटोगे 25 तिया 75, इसे काटोगे 25 गुना 50, और 1 17 यानी जीरो हो जाएगा, 175 होगा यानी 7 आ जाएगा, 207 इंटू 100। फिर 3 से काटोगे इसको, 3 छक 18, 2 27, 3 नवा 27 है 69 इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा, 6900 रुपये। यानी जो अंकित मूल्य रहा होगा, यानी जो 100% की वैल्यू पूछा है वो आपकी कितनी रही होगी, 6900 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही होगा, यानी 6900 रुपये। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, आर एक काम को 90 दिन में करता है, संपूर्ण कार्य का कितना परसेंट आर द्वारा 45 दिन में किया जाएगा। सिंपल सवाल है, ये बोल रहा है कोई काम वो करता है 90 दिन में, तो बोल रहा है उसका 45 दिनों में कितना काम करेगा। तो पूरा काम 90 दिन में कर रहा है तो 45 दिन में कितना करेगा, आधा काम करेगा, तो आधा मतलब क्या, 50%। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही होगा, यानी 50% काम करेगा 45 दिन में। ये 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये बोल रहा है ब्रैकेट में दे रखा है तो इसको सॉल्व करना है, तो 33 और 7 कितना होगा, ये होगा 40, फिर इंटू 44 में 2 से भाग दो कितना आएगा, ये आएगा 22, इंटू 5 से 5 में गुणा करो कितना आएगा, 25। अब इसका आपको इसको सॉल्व करना है, तो 25 चौक कितना होता है, 100, यानी 25 चौक 100 होता है, एक जीरो और, इंटू 22, तो कितना हो जाएगा, 22,000। इसका ऑप्शन नंबर जो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए, तो उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या रही होगी वो कितनी रही होगी, अपने आप में 100% रही होगी। अब उसमें से बोल रहा है 93% आपके ये क्या हो गए,
पास हो गए यानी उत्तीर्ण हो गए, तो कितने परसेंट फेल हुए होंगे? तो 7% आपके ये फेल हुए होंगे। 7% क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। इसी 7% की वैल्यू क्या दे रखी है? 9,275। तो ये पूछा है कितने विद्यार्थी टोटल उपस्थित थे, तो 7% की वैल्यू दे रखी है और पूछा है 100%, यानी कितने उपस्थित थे। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम 100% कितना होगा? 9,275 बटे में 7 इंटू 100। तो 7 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना है, कितनी बार में जाएगा? 7 एकम 7, 2 22, 7 तिया 21, 1 17, 7 दूना 14, 3 7 पचे 35, 1325 डबल जीरो, यानी जो 100% रहे होंगे वो 132500, यानी 1,32,500 विद्यार्थी जो हैं वो उपस्थित थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही होगा, 1,32,500। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय पहले 3 महीने का 1100, अगले 5 महीने का 1000, अंतिम 4 महीने का 1200, कुल वार्षिक बचत 1300 थी। तो सपना की औसत मासिक आय पूछा है। तो औसत का जो फॉर्मूला होता है हमें पता है, औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटे में संख्या। औसत का फॉर्मूला होता है योगफल बटे में संख्या। तो देखो हमें पता है 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो पहले जो 3 महीने हैं, ठीक है, उसका जो औसत व्यय यानी खर्च है वो कितना है? 1100। ठीक है, तो इस 3 महीने का योगफल कितना होगा? यानी एक महीने में 1100 तो 3300 रुपये 3 महीने का उसका खर्च हो गया। योगफल कितना हो गया? खर्च। बोल रहा है अगले 5 महीने का, अगले जो 5 महीने हैं उसका 1000 रुपया आता है खर्च। ठीक है, तो योगफल कितना हो जाएगा 5 महीने का? तो एक महीने का 1000, तो योगफल कितना हो जाएगा 5 महीने का? 5000। फिर बोल रहा है कि अंतिम जो 4 महीने बचे हैं, अंतिम 4 महीने बचे हैं, तभी तो 12 महीने होंगे। 3 5 8 4 12। तो अंतिम जो 4 महीने बचे हैं उसका खर्च कितना आ रहा है इसका? 1200 रुपये, यानी जो लास्ट के 4 महीने हैं उसमें 1200 रुपये खर्च कर रही है। तो टोटल योगफल पूछे 4 महीने में कितना हुआ? 12 चौक 48, यानी 4800 रुपये इसने इन 4 महीनों में खर्च कर दिए। तो टोटल खर्चा कितना हो गया इसका? तो टोटल खर्चा हम देखें कितना हो गया? 3 5 8 4 12, 12,000 तो ऐसे सीधा सीधा हो गया 12,800, और 200 हो जाएगा 13,100, यानी टोटल जो खर्चा हो गया इसका 13,100 रुपये इसने टोटल खर्च कर दिया। कुल खर्च हुआ इसका, कुल खर्च कितना हुआ इसका? 13,100। 13,100 रुपये इसने कुल खर्च कर दिए, और बोल रही है कि, बोल रहा सवाल कि जो बचत है वो कितनी है? 1300, यानी टोटल खर्चा करने के बाद अभी भी 1300 रुपये इसके पास बचे हैं। तो ये 1300 इसमें हम ऐड कर लेते हैं। 1300 इसमें हम ऐड कर लेंगे तो 0 0 4 4, यानी 14,400 रुपये कुल कमाई है इसकी 12 महीने की। तो औसत पूछा है हमसे, तो औसत पूछा है तो योगफल कितना हो गया? 14,400, और महीने कितने होते हैं? 12। तो 12 से काटोगे कितनी बार में कटेगा? 12 बार में, डबल जीरो, यानी औसत जो इसकी इनकम है वो कितनी है? 1200 रुपये है। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 1200 रुपये इसकी मंथली इनकम है एवरेज। अगला क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त जो साधारण ब्याज है वो उस मूलधन का 2/5 है। ब्याज की वार्षिक दर पूछा है। तो देखो हम मान लेते हैं मूलधन जो है, मूलधन क्या है हमारा? पी है। ठीक है, समय कितना लिया ब्याज बनने में उसने? समय लिया 40 वर्ष का, समय लिया 40 वर्ष का। ठीक है, और ब्याज हमारी बनी कितनी? तो ब्याज जो है वो हमारी बनी है मूलधन का 2/5, यानी 2p/5, ये हमारी ब्याज बनी है। ठीक है, तो अब पूछा वार्षिक दर, यानी दर पूछा है, रेट जो है, तो वो हमें फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हमें पता है, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, ये फॉर्मूला होता है। तो ब्याज कितनी है? इस पे सारे जो वैल्यू है वो पुटअप कर देते हैं हम। तो साधारण ब्याज कितनी है? 2p/5। मूलधन कितना है? p। दर तो हमें पता करनी है। समय कितना लगा? 40 साल का, बटे में 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, और ये 5 से काटोगे, और ये 5 से काटोगे, 5 एकम 5,
5 दूना 10, 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे इसे, 2 दूना 4, ठीक है। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, पी से ये पी कट जाएगा, यानी सब कुछ आपस में कट रहा है, तो कितना आएगा, 0 आएगा, नहीं 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, तो भाग है ना, तो सब 1 आएगा, यानी जो दर है वो हमारी, वो कितनी आएगी, 1, यानी 1% की दर आएगी आपकी। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ये सही होगा, 1%। अगला क्वेश्चन है, ए और बी दोनों अपनी घड़ियां 5,000 में बेचते हैं। ए को 25% लाभ होता है, बी को 10% की हानि होती है, दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो देखो, ए का जो क्रय मूल्य, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होगा अपने आप में कितना होगा, 100%। तो बी का भी क्रय मूल्य कितना रहा होगा अपने आप में, 100%। ये दोनों का क्या है, ये दोनों की क्रय मूल्य है, यानी सीपी है। इसने भी अपनी वस्तु को कितने में बेचा, 5,000 में बेचा। कितने में बेचा, 5,000 में। ये क्या है, इसका एसपी है, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ये क्या है इसका, चलो चार्ट टाइप का बना देते हैं इसका हम, समझने आपको आसानी रहेगी। देखिए अगला सवाल है कि ए और बी अपनी घड़ियों को 5-5 हजार रुपए में बेचते हैं। ए को 25% लाभ होता है, 5,000 बेचने पर, बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्य का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो ये ए हो गया, ये हो गया बी। तो ए का जो क्रय मूल्य होगा, यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, वो कितना होगा, 100% होगा। कितना होगा, 100%। बी का भी क्रय मूल्य कितना होगा, अपने आप में 100% होगा। लेकिन सेलिंग प्राइस जो है, बेच कितने में रहे हैं, तो बेच रहा है ये, ए बेच रहा है 5,000 में, बी भी कितने में बेच रहा है, ये भी बेच रहा है 5,000 में, ठीक है। तो ये तो सवाल में दे रखा है 5,000 बेच रहा है, लेकिन अब आगे जो कंडीशन दे रखा है, वो आगे कंडीशन ये दे रखा है कि 5,000 में जब ए बेच रहा है उस वस्तु को, तो इसको 5,000 में बेचने पे क्या होता है, 25% का लाभ होता है। और बी बेचता है तो इसको क्या होता है, इसको 10% की हानि होती है। तो 25% का जब इसको लाभ होता है, तो ये जो 5,000 रुपए हैं, ये कितने परसेंट के बराबर हो जाएंगे, 125% के बराबर हो जाएंगे, हम कह सकते हैं, क्योंकि 100% में खरीदा होगा, 25% का जब उसने लाभ गेन किया तो 125% में बेचा। वही कंडीशन यहाँ पे है, 100% में खरीदा, 10% की हानि हुई, तो यानी ये 5,000 रुपया कितने के बराबर होगा, 90% के बराबर होगा, कह सकते हैं। तो हमें पता है ए जो है, इसका ए का 125% 5,000 के बराबर है, और बी का 90% कितने के बराबर है, बी का 90% कितने के बराबर है, 5,000 के बराबर है। तो सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं यहाँ से। ए का 125% 5,000 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, 5,000 बटे में 125 इंटू 100। तो 25 चौक 100, 25 125, 5 से काटोगे 1,000 बार में, यानी 100% आया कितना, 4,000 आ जाएगा। यानी ए का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया आपका, 4,000 रुपये आ गया। ए का क्रय मूल्य हमें पता चल गया, 4,000 रुपये आ गया। ऐसे हम किसका निकाल लेंगे, अब बी का। तो बी का हमें पता है कि 90%, जो बी है इसका 90% 5,000 के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा, 5,000 बटे 90 गुणे 100, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी 50,000 बटे में 9। तो ये बी का क्रय मूल्य आ गया हमारा। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो यहीं पे निकाल लेते हैं अनुपात, ए और बी का अनुपात। ए का, ए है 4,000, बी कितना है 50,000 बटे में 9, 9 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये 3 जीरो से ये आपका 3 जीरो डिवाइड हो जाएगा, तो फिर कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 9 चौक 36, नीचे कितना आ जाएगा 50, यानी 36 बटे में कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। तो 36 बटे 50 आ जाएगा आपका। 2 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 18 बार में जाएगा, और ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा। यानी जो ए और बी का अनुपात आएगा वो कितना आएगा, ए और बी का अनुपात आएगा 18 संबंधी 25 क्रय मूल्य का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ये सही होगा, 18 संबंधी 25।
17 नंबर क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो दे रखी है 320 मीटर। वो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं। 18 सेकंड में पार करती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की आपको क्या बतानी है, चाल बतानी है। तो देखो, जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को उनकी जो औसत चाल है वो निकालेंगे। यहाँ पे हमें पता है चाल दोनों की क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि दे रखा है यहाँ पे समान चाल से चल रही हैं। तो वो जो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, यानी ये रेलगाड़ी इधर जा रही है तो ये वाली किधर आ रही है, इसकी तरफ आ रही है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो एक दूसरे को पार करने में जो दूरी चलेंगी वो कुल दूरी क्या होगी, उनकी लंबाई के बराबर। तो औसत जो चाल है, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल पूछा है तो पहले हम औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी कितनी चलेंगी वो पार करने में, तो 320 मीटर एक की लंबाई है, दूसरी की भी 320 है, तो कितनी लंबाई हो जाएगी, 640। समय कितना लेती है, 18 सेकंड का। तो 18 सेकंड का समय लेती है, तो औसत चाल कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 18 से काटेंगे इसको, 2 से 2 9 बार में कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर कितना आएगा ये, 320 बटे में 9 मीटर पर सेकेंड। ये औसत चाल है। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो इसे 320 बटे जो 9 है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करेंगे, तो 9 से कटेगा ये 2 बार में, और ये 5 से कटेगा कितना, 5 छक 30, 5 चौको 20, यानी 64 दूना 128, सॉरी किलोमीटर होगा, 128 किलोमीटर पर आवर। ये औसत चाल आ गई। अब लेकिन यहाँ पे प्रत्येक गाड़ी की चाल पूछा है, तो दोनों की जो औसत चाल है, दोनों गाड़ियों का योगफल बटे में संख्या, यानी 128 बटे 2 करोगे तो यानी कितना आएगा, 64। तो प्रत्येक जो रेलगाड़ी है उसकी जो चाल आएगी कितनी आएगी, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ये सही होगा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुष हैं, उनकी जो आयु है 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 साल है, उनकी औसत आयु कितनी होगी। तो औसत का फॉर्मूला होता है योगफल बटे संख्या। तो योगफल बटे संख्या, तो योगफल कितना होगा इसका, योगफल कितना होगा, तो जोड़ लेंगे यहाँ पे, 6 5, 6 5 11, एक 12, 12 9 21, 4 25, अब 25 8 33, और 33 और 2 35 का 5 हाथ से लगा, 3 3 और 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, 15 17, यानी 175। योगफल 175 आ गया। संख्या कितनी है, 7 पुरुष हैं, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 दूना 14, 3 7 पचे 35, यानी 25 वर्ष आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा, यानी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m और n का अनुपात 9 6 है तो m प्लस n संबंधी m माइनस n निकालना है। तो सिंपल सा सवाल है, m और n 9 6 है, तो m n 9 है, n 6 है, तो 9 6 यानी ये 15 हो जाएगा, m माइनस n 9 में 6 जाएगा यानी 3 हो जाएगा। तो काटो कितना आएगा, 3 पचे 15 और 3 एकम 1, यानी 5 अनुपात 1 आएगा, m प्लस n रेशियो m माइनस n। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही होगा, यानी 5 संबंधी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है, 2000 है, इसको 20% और x% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 1400 में बेचा जाता है, तो x की वैल्यू क्या होगी। देखो, 2000 रुपये की कुर्सी है, ठीक है, 20% की छूट दी और फिर x% की छूट दी, ठीक है, तो यही x की जो वैल्यू है यही पूछा है आपसे। तो देखो, 2000 की वस्तु को जब 20% की छूट दोगे तो 2000 का 20% कितना आएगा, 400, यानी कितने बेचा होगा आपने, 1600 आएगा 20% की छूट देने पे। अब लेकिन हम बेच कितने में रहे हैं, 1400 में, तो 1400 में बेच रहे हैं, तो 20% की छूट देने के बाद 1600 आ रहा है, यानी 1400 लाने के लिए भी 200 कम करना पड़ेगा। तो 200 कम करना पड़ेगा, हमें ये पता करना है कि 200 जो है ये 16 का कितना परसेंट है, क्योंकि जो जो x% छूट मिलेगी ना इसी 1600 पे मिलेगी। तो 200 1600 का कितना परसेंट है ये निकाल लेंगे हम यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 4 चौको 16, 4 पचे 20, यानी 50 आएगा। फिर 4 से काटेंगे, सॉरी 4 एकम 4, 1 10, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 12.5%। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 12.5।
12%। तो ये थे एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए सवाल, जो हमने 20 के 20 क्वेश्चन है, इनको हमने इस वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।